नमस्कार दोस्तों, कथा कहानी में आज कहानी पाठ ओम प्रकाश तिवारी की कहानी लाशों पर दौड़ती कारें। यह कहानी कदामनी में फरवरी 2005 में प्रकाशित हुई थी। कहानी में उदारीकरण की विसंगतियों को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। कैसे एक कर्मचारी इस व्यवस्था में अपनी ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाता है, उसकी तरफ ये कहानी इशारा करती है। तो शुरू करते हैं। क्या कहा राकेश ने, कुछ करेगा कि नहीं? किसी अनिष्ट की आशंका से घबराए रामप्रसाद ने छोटे बेटे राजेश से पूछा। राजेश मुंबई में रहने वाले अपने मझले भाई को फ़ोन करके आया था। कहा तो है, लेकिन वह चुप रहा। लेकिन क्या? रामप्रसाद ने राजेश को वाक्य पूरा नहीं करने दिया। उन्होंने कहा कि कोशिश करता हूँ। यह लड़का भी ना कोशिश से आगे कभी बढ़ता ही नहीं। जब कहो तो कहता है कि कोशिश करता हूँ। इस बार भी यही कह रहा होगा। हाँ, कह रहे थे कि बच्चों का दाखिला करवाया है, काफ़ी पैसा खर्च हो गया है। फिर भी कोशिश करता हूँ, देखता हूँ, किसी से उधार लेकर भेजने का प्रयास करता हूँ। यही कहा ना उसने? राजेश का वाक्य काट कर गुस्से में रामप्रसाद ने कहा। उनका क्रोध यहीं शांत नहीं हुआ। वह राजेश से बोले, तूने कहा नहीं कि उसकी माँ बीमार है? पैसा नहीं भेजेगा तो मुँह भी नहीं देख पाएगा वो। नालायक कहीं का। रामप्रसाद बुदबुदाए। कहा तो फिर क्या बोला? आप भी ना हद करते हैं। उन्होंने जो कहा बता तो दिया। राजेश को रामप्रसाद पर गुस्सा आ गया था। वह झल्ला गया। अपने आप से ही कहने लगा कि पता नहीं कहाँ खर्च करते हैं इतना पैसा। कहते हैं कि 8,000 रुपया महीना वेतन मिलता है, फिर भी कुछ नहीं बचता। एक मैं हूँ, 2,500 रुपया महीना वेतन मिलता है, फिर भी 1,000 बचा ही लेता हूँ। बीवी बच्चे साथ क्या ले गया, दिमाग ही खराब हो गया। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि माँ बाप के प्रति अपने कर्तव्य को ही भूल जाए। यह जानते हुए कि मेरी तनख्वाह बहुत कम है और बड़े भैया की नौकरी छूट गई है, ऐसे में तो उन्हें घर का अधिक ध्यान देना चाहिए। भैया की नौकरी भी नहीं लगवा पा रहे हैं। वैसे तो बहुत ज्ञानी बनते हैं, कहते हैं कि मुझे देश दुनिया की चिंता है, लेकिन अपने बीवी बच्चों से आगे सोच नहीं पाते हैं। अपना कमरा बड़ा होना चाहिए, रंगीन टीवी होना चाहिए, फ्रिज होना चाहिए, वॉशिंग मशीन होना चाहिए, कूलर होनी चाहिए, हाथ में मोबाइल होना चाहिए, मोटरसाइकिल होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। बताइए, इन सब के लिए पैसे हैं और माँ बीमार हैं तो कह रहे हैं कि कोशिश करूँगा। आश्चर्य होता है कि यह वही आदमी है जो माँ बाप की सेवा करने का दावा करते नहीं थकता था। चुप कर, कब से फालतू बोले जा रहा है। उसकी जगह तू होता तो तू भी वही करता। रामप्रसाद ने राजेश को डांट दिया। चुप ही हूँ और कर भी क्या सकता हूँ। कहीं से उधार भी तो नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? अपने इतने रिश्तेदार हैं, किसी से भी ले सकते हैं। राजेश के बड़े भाई ब्रजेश ने कहा। किसी रिश्तेदार से ले लेंगे। कौन है देने की स्थिति में? किसी से भी ले सकते हैं। नहीं ले सकते ना? अरे भाई, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि कोई भी पैसा उधार देने की स्थिति में नहीं है। क्यों? क्या हुआ? रेनू, रिंकी, पिंकी के यहाँ से तो ले ही सकते हैं। भैया, आपकी ही तरह इन सबके पति की भी नौकरी छूट गई है, सब बेरोजगार हो गए हैं। किसी की छटनी हो गई है, किसी की फैक्ट्री बंद हो गई है, तो किसी की कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी ने हड़प लिया है। अब यह हमारी तरह ही मदद के लिए मोहताज हैं। तो क्या माँ बिना इलाज के ही? हृदय गले से ब्रजेश ने पूछा और आंखों से आंसू झरने लगे।
राजेश भी रोने लगा। राम प्रसाद तो पहले से ही रो रहे थे। पार्वती की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। घरेलू डॉक्टर ने इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि इन्हें इलाहाबाद या लखनऊ दिखाओ। इनके लिए यही मुश्किल था। इलाहाबाद या लखनऊ ले जाने का मतलब था कि 8-10 हज़ार रुपये जेब में हों। इन लोगों के पास 2-4 हज़ार से ज़्यादा नहीं थे। इसके लिए राकेश से मदद मांगी थी, लेकिन उसने कोशिश करता हूँ का झुंझुना थमा दिया था। अंततः इन सब को कुछ नहीं सूझा तो पार्वती को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया। यह सोच कर कि राकेश के आने तक बची रहीं तो ले जाएंगे। ऐसे भी दिन देखने पड़ेंगे। सोचा नहीं था कितना बढ़िया काम चल रहा था, लेकिन नौकरी छूट जाने से सब। ब्रजेश ने सोचना बंद कर दिया। उसे अपनी नौकरी याद आने लगी थी, जिसे एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था और उसके बाद कर्मचारियों की छटनी कर दी गई थी। हम क्या कर सकते हैं, राजेश ने कहा। मृत्यु ही सत्य है। एक ना एक दिन मरना सभी को है। जो इलाज करवा कर बच जाते हैं वह भी मरते हैं, और जो बिना इलाज के मरते हैं वह भी मरते ही हैं। देश में कितने लोग हैं जिन्हें ढंग से इलाज नसीब हो पा रहा है। वहीं ऐसे लोग हैं जो विदेश जाकर इलाज करवाते हैं और लाखों करोड़ों खर्च करते हैं। सबकी अपनी अपनी किस्मत या फिर कर्म या कुछ और। जो ही फ़ोन सुनने के बाद से ही राकेश बेचैन हो गया। पैसा उसके पास था नहीं और घर जाना ज़रूरी था, उस माँ के लिए जिसने उसे जन्म दिया था और जिसके दर्द को वह कभी बर्दाश्त नहीं कर पाया। लेकिन करे तो क्या करे। 4-5 हज़ार रुपये उस पर पहले से ही कर्ज है। अब यदि 10 हज़ार रुपये भी पास ना हो तो घर जाने का मतलब नहीं था। राकेश को यह कचोट हमेशा रहती है कि वह परिवार यानी माँ बाप भाई बहन के लिए कुछ विशेष नहीं कर पाता है। जो कमाता है उसका अधिकांश खुद के ही बीवी बच्चों पर खर्च हो जाता है। इस महंगाई के ज़माने में 8 हज़ार रुपये होते ही कितने हैं। 1500 कमरे का किराया हो जाता है। 1500 रुपये ही बच्चों की पढ़ाई पर खर्च हो जाते हैं। 2 हज़ार रुपये राशन पानी और अगड़म तगड़म पर खर्च हो जाते हैं। कम से कम 700 रुपये दूध पर तो इतने ही सब्जी आदि पर खर्च हो जाते हैं। 500 तो हर माह घर भेज ही देते हैं। 1000 मोटरसाइकिल की किस्त भी निकल जाती है। इसके बाद यदि बीवी बच्चों या खुद को कपड़े आदि लेने होते हैं तो सोचना पड़ता है। कभी कभी तो यह सोचकर काँप उठता है कि यदि घर का कोई सदस्य बीमार हो जाए तो वह पैसे कहाँ से लाएगा। आज यही बात सच होकर उसके सामने मुँह पाकर उपस्थित हो गई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि इससे कैसे निपटा जाए। उसके पैसे कहाँ और कैसे खर्च होते हैं, इसे समझाने की कोशिश एक बार राकेश ने अपने माता पिता से की थी। उसकी माँ ने पूछा था कि मोटरसाइकिल की क्या ज़रूरत थी। एक बार को तो राकेश अनुत्तर हो गया। उसकी समझ में नहीं आया कि माँ को क्या समझाए, लेकिन कुछ तो जवाब देना ही था। सो बोला, ज़रूरत थी माँ। दफ्तर में सभी अपने वाहन से आते हैं जाते हैं, ऐसे में पैदल आना जाना अच्छा नहीं लगता। दफ्तर की अपनी एक मर्यादा होती है। यह बात उसने माँ को समझाने के लिए कही, जबकि वह जानता था कि उसका जवाब बेईमानी है। मोटरसाइकिल के बिना भी उसका काम चल ही रहा था। इसके पीछे जो सच्चाई थी वह माँ को बता नहीं पाया। मोटरसाइकिल लेना उसका सपना था। जब वह 6ठी कक्षा में पढ़ता था और घर से 4 किलोमीटर 10-15 किलो का बस्ता पीठ पर लाद कर पैदल स्कूल जाता था, तो वह साइकिल खरीदने के सपने देखा करता था। इस तरह आते आते उसका रास्ता सपना देखते ही कट जाता। इस तरह आते जाते उसका रास्ता सपना देखते ही कट जाता। जब वह 9वीं कक्षा में गया तो उसे एक पुरानी साइकिल मिल गई, लेकिन उसका सपना बना रहा। अब वह मोटरसाइकिल का सपना देखने लगा था। कभी कभी वह सोचता, जब सपना ही देखना है तो कार का क्यों न देखा जाए, लेकिन इस विचार पर वह ठहर न पाता। यह बात और थी कि कभी कभी वह कार के भी सपने देखता। सपना देखना उसके लिए जिंदा रहने और रास्ता काटने का जरिया सा बन गया था। उसकी यह आदत अब भी बनी हुई है। अब जबकि उसने मोटरसाइकिल के सपने को पूरा करने में स्वयं को सक्षम पाया तो मोटरसाइकिल लेने में देर नहीं की। जबकि इस सपने को पूरा करने के लिए उसे न केवल कर्जदार होना पड़ा, बल्कि घर वालों की नाराज़गी भी झेलनी पड़ी। सच भी यही था कि उसके घर की आर्थिक स्थिति इस बात की इजाज़त नहीं ही देती थी।
हर माह उसे कुछ पैसा न केवल घर भेजना पड़ता बल्कि भतीजी की शादी भी करनी थी और भाई साहब की नौकरी छूट गई थी। छोटा भाई गुजारे के लायक ही कमा रहा था। ऐसे में घर का एकमात्र सहारा वही था। एक सपना पूरा करने की उसने भारी कीमत अदा की थी। गरीबों के सपने कीमत लेकर ही पूरे होते हैं, नहीं तो मर जाते हैं। राकेश ने कई बार ऐसा सोचा था। मोटरसाइकिल खरीदने के पक्ष में उसने जो तर्क दिया वह उसकी माँ के समझ में नहीं आया। फिर भी माँ ने कहा, चलो तुम्हारी बात मान भी लेते हैं। तब भी बच्चों को इतने महंगे स्कूल में पढ़ाने की क्या ज़रूरत थी, ताकि बड़े होकर वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें। हम तीनों भाइयों की तरह दर दर की ठोकरें ना खाएं। राकेश ने तर्क दिया था। हमने भी तो तुम लोगों को BA MA पढ़ाया। यदि इतना पैसा लगता तो तुम लोग स्कूल का मुंह भी नहीं देख पाते। माँ ने कहा था। आपकी बात सही है अम्मा, लेकिन अब ज़माना उस पढ़ाई का नहीं रहा। उस पढ़ाई को पढ़कर हम तीनों भाइयों ने कौन सा तीर मार लिया है। ढंग की पढ़ाई पढ़े होते तो आज हम लोगों की यह दशा न होती। हम पढ़े नहीं हैं, हम तो साक्षर हुए हैं। साक्षर हो जाने से आज के ज़माने में नौकरी कहाँ मिलती है माँ। यह कैसी पढ़ाई होती है भैया जिससे नौकरी मिलती है। होती है माँ, इसीलिए मैं बच्चों की पढ़ाई पर इतना ध्यान दे रहा हूँ, पैसे खर्च कर रहा हूँ। फिर भी भरोसा नहीं है कि वह हमारी तरह धक्के नहीं खाएंगे। जब ढंग की पढ़ाई पढ़ा रहे हो तो क्यों खाएंगे धक्के। यह भी ढंग की पढ़ाई नहीं है माँ। मैं भी अपनी हैसियत वाले स्कूल में पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। आजकल स्कूल आदमी की हैसियत के हिसाब से हैं। बड़ा होकर बेटा या बेटी क्या बनेंगे यह माँ बाप की हैसियत से ही तय हो जाता है, क्योंकि सभी अपनी औकात वाले स्कूल में ही अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। वहीं से बच्चों का भविष्य भी तय हो जाता है। जिनके बच्चे अच्छे और महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं वही बच्चे आगे चलकर अच्छी नौकरियों पर कब्जा कर लेते हैं। जो केवल साक्षर होने के लिए पढ़ते हैं वह हमारी तरह पूरी उम्र धक्के खाते हैं और किसी तरह ज़िंदगी को गुजारते हैं, जीते नहीं हैं। तेरी बात मेरी समझ में नहीं आती है, माँ ने कहा था। यही तो दिक्कत है माँ, तभी तो आप लोग कहते हैं कि मैं पैसे बर्बाद कर रहा हूँ या फिर दबा के रख ले रहा हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ कुछ नहीं बोली। राकेश ने पैसा दफ्तर से लिया और कुछ यार दोस्तों से। इस तरह उसके पास जब 10,000 रुपये हो गए तो परिवार सहित घर के लिए भागा। 24 घंटे की यात्रा के बाद जब वह ट्रेन से उतरा तो काफ़ी थक गया था, लेकिन उसमें एक उत्साह था कि वह माँ के इलाज के लिए पैसा जुटा पाया है। वह रास्ते भर सोचता रहा कि काश माँ उसके पास रहती तो वह अच्छी तरह से उनका इलाज करवा पाता। रेलवे स्टेशन से वह सीधा जिला अस्पताल गया, क्योंकि उसे फ़ोन पर बताया गया था कि माँ को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राकेश ने जिला अस्पताल का कोना कोना छान मारा, लेकिन माँ का कहीं पता नहीं चला। ना ही घर का कोई सदस्य दिखाई दिया। किसी अनहोनी की आशंका से राकेश का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसके दिमाग में विचार आया कि हो न हो माँ की मौत हो गई हो, लेकिन वह इस बात को सोचकर ही काँप गया। मन को समझाया कि हो सकता है कि माँ को कहीं और लेकर चले गए हों। फिर इसी विचार पर वह अडिग रहा। निराश होकर अस्पताल से वह बाहर आ रहा था कि मोबाइल बज उठा। मोबाइल कान से लगाया तो उधर से राजेश की आवाज़ आई। भैया कहाँ हो। जिला अस्पताल में, उसने कहा। घर आ जाइए। घर आ जाइए मतलब क्यों, तुम कहाँ से बोल रहे हो। सवालों की झड़ी लगा दी थी राकेश ने। घर से बोल रहा हूँ भैया। घर से? और माँ कहाँ है। आप घर आ जाइए, राजेश ने कहा और रो पड़ा। राकेश को आगे की बात समझने में देर न लगी। वह बड़ी देर तक मोबाइल की स्क्रीन को ही देखता रहा। उसे लगा कि वह चेतना शून्य हो गया है। उसकी आंखों के सामने माँ का चेहरा बार बार आने लगा। उसे धरती घूमती नजर आई और उस पर करोड़ों माँओं की लाशें पड़ी दिखाई दी। उन लाशों के ऊपर से सूट बूट पहने अटैची लिए लोग भागे जा रहे हैं। बहुत सारी कारें लाशों को रौंदती हुई भागी जा रही हैं। उन कारों में बैठे लोग मुस्कुरा रहे हैं। राकेश अपना सिर पकड़कर बैठ गया। क्या हुआ। राकेश को बुत बना देख उसकी पत्नी ने पूछा। हमने आने में देर कर दी नेहा, कहकर वह जोर से रो पड़ा। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।
आप इस कहानी के पाठ को भी समझ पाएंगे। बहुत सिंपल और सरल शब्दों में ये पूरे सिस्टम के विसंगतियों को इसमें रेखांकित किया गया है। और जब आप इसका पाठ करेंगे तो इसके रेसे दर रेसे सारी विसंगतियाँ खुलती चली जाती हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और रचना के साथ।